या फिर 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, लेट अदर स्टूडेंट्स कम। यस सर। घर पे आप पढ़ाई करते हो? यस सर। यस सर। रिवाइज कर रहे हो आप? रिवीजन कंटिन्यूअसली चालू है ना पीछे वाला? यस सर। आपके पास कौन कौन सी बुक्स है फिजिक्स में? टेक्स्ट बुक तो आपके पास एनसीईआरटी डेफिनेटली होनी चाहिए। यस। रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी हैं सर आपके रेफरेंस पास? बुक नहीं है मेरे पास। रेफरेंस बुक कोई सी भी नहीं है? नो सर। तो एनसीईआरटी ना बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत हाँ प्रैक्टिस बहुत नहीं हो पाती। सारी चीज़ों को बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनसीईआरटी को नहीं चूज कर सकते, आपको उसके लिए रेफरेंस बुक लेना होगा। देखो एग्जाम सबसे बेसिक बुक जो मैं बच्चों को रेफर करता हूँ, सबसे बेसिक बुक बोर्ड लेवल पे, ठीक है, वो होती है एसएल अरोरा। ऐसे और ना भी अब हाँ प्रदीप की भी बुक आती है, बट वो प्रदीप जो है ना वो अपडेट नहीं रहता है, अपडेटेड नहीं होता है। एसएल अरोरा बहुत हर साल अपडेटेड होता है और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व होते हैं इसके अंदर, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एसएल अरोरा इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट वन। हाँ ये बुक आपको मोटी जरूर दिखेगी, मोटी होगी थोड़ी, दोनों वॉल्यूम इसका मोटा मोटा सा होगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बहुत हैं, मतलब बहुत हैं, तुम कितना प्रैक्टिस करना चाहो करो। और जो सिलेबस को भी इसने जो डिस्क्राइब किया बहुत शॉर्ट में बोलता हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप एसएल अरोरा पढ़ते हो तो आपको चीज़ें समझ भी आएगी, अगर आप दोबारा से जब सेल्फ स्टडी करोगे, और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे हैं। तो एसएल अरोरा जो है ना ये बुक अच्छी है, आप ये बुक खरीद सकते हो, ठीक है। बोर्ड लेवल की किताब है, अगर बोर्ड से ऊपर जाना है, नीट वीट पे जाना है, तो फिर उसके लिए एस वर्मा वगैरह भी किताब अच्छी है, बट एसएल अरोरा बोर्ड के लिए बहुत बढ़िया किताब है, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद करो, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना? यस सर, वही जो हाँ ऐसे बस जाती वैसे हैं ही अलग अलग में। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैं पिक्टोरियल व्यू की बात करूं, ठीक है, यानी कि बाय ड्राइंग द इमेजिनरी लाइंस, if you talk about the pictorial view or by drawing the imaginary lines, हमने आपको पहले भी पढ़ाया कि दैट अगर किस कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे अवे होगा। यस सर। ठीक, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे होता है ना, और नेगेटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स होता है ना कसक? यस सर। हाँ, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे, नेगेटिव चार्ज से हमेशा टुवर्ड्स। अब इसमें दो बातें देखने लायक है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वो एरो से रिप्रेजेंट किया है, और हमें पता है कि हर वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एरो का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है ना। यस। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द एरो represents the strength of electric field, ठीक है, and direction of arrow represents the direction of electric field, ठीक है बेटा। yes, और देखो हमने एरो का लेंथ धीरे धीरे रिड्यूस किया, जब जैसे चार्ज से दूर जा रहे हैं तो एरो के लेंथ को मैंने छोटा कर दिया। दिस स्मॉलर decrement of length of the arrow represents that the strength of field is going to be decreasing when you go away from the charge, right? yes sir। नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड,
और तुम जब नेगेटिव चार्ज की वजह से बनाओगी तो वो रेडियली होगा इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज की वजह से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम ड्रॉ करोगी तो वो होगा रेडियली इनवर्ड। ठीक है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, रेडियली इनवर्ड फ्रॉम द Yes, नेगेटिव sir. चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines, ठीक है, imaginary lines in a region of the space time along with ठीक है, along which a free positive charge is allowed, free positive charge move if allowed to go। याद करो जो आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे तो Yes, बताया sir. गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। Yes, एक sir. हाँ, यूनिट नॉर्थ पोल जिधर मूव करेगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम पड़ेगा आपको पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन से। तो एक पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वही डायरेक्शन होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का। देख बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, कि हमेशा Yes, एक sir. बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज हम कंसीडर करते हैं। बहुत छोटी सी चार्ज होती है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा या उसकी डायरेक्शन बतानी होगी हम उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख देंगे। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसी केस में देखते हैं तो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा तो आपका ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट ही करेगा। टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो इसको अट्रैक्ट ही करेगा, टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो अट्रैक्ट ही करेगा। तो टेस्ट चार्ज को हम हर वक्त ये अट्रैक्ट ही करता होगा, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो रेडियली इनवर्ड है। Yes, रेडियली sir. इनवर्ड है। तो किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पे रखेंगे जिधर की तरफ टेस्ट चार्ज मूव करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा तो टेस्ट चार्ज जो है वो चार्ज की तरफ मूव करके आएगा, टुवर्ड्स आएगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ द फ्री स्पेस टाइम along which a free positive charge यानी कि टेस्ट चार्ज would move if allowed to do so। जिधर पॉजिटिव चार्ज भाग के जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, देखो रेडियली इनवर्ड। यहाँ रखेंगे तो इधर मूव करेगा तो रेडियली इनवर्ड। जहां पे भी रखोगे आप ये टुवर्ड्स ही जाएगा, इसलिए रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे कहीं भी, मान लो टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ रखा तो इसको ये तो रिपेल ही करेगा ना, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो इधर की तरफ मूव करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया, रेडियली आउटवर्ड हो गया, रेडियली आउटवर्ड हो गया। जहां रखोगे उधर अवे ही जाएगा हमेशा, यहाँ रखोगे आप तो ये अवे ही जाएगा हमेशा। आप समझ गए बात को? Yes, sir. तो जो काम आपका नॉर्थ पोल कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में वही काम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज करेगा, और जो काम वहां पे साउथ पोल कर रहा था यहाँ पे वो काम नेगेटिव चार्ज करेगा। और आगे हम लोग बात करेंगे डाइपोल की, और डाइपोल में बताएंगे आपको कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मिलके एक डाइपोल बनता है। जिस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग मैग्नेट में पढ़ेंगे क्लास 12th में, और 10th में मैग्नेट के दो पोल पढ़े होंगे, नॉर्थ और साउथ, वो भी तो डाइपोल ही था। तो यहाँ पे भी हम लोग चार्ज का भी डाइपोल पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें डाइपोल क्लियर हो गई? सर, डाइपोल मतलब पोल, दो दो पोल। पोल, दो पोल, डाइपोल का मतलब दो पोल, और दो पोल का मतलब है कि दोनों अपोजिट पोल्स, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। जैसे मैग्नेट में दो पोल होता है, एक साउथ साउथ, तो
तो दूसरा Yes, नॉर्थ। sir. शीरीन तुम समझ रही हो बात को बेटा? यस सर। तुमने पूछा था निमिषा से, और क्या नाम है एक और बच्ची का, फलक। पलक नहीं हाँ, सर, मैं भूल गई। तुम भुलक्कड़ हो क्या? अरे सर वो हैं? याद ही नहीं रहा, उनसे इतनी बात नहीं होती ना, बहुत दूर के दोस्त हैं। अच्छा, दूर के दोस्त भी होते हैं? वाह। हाँ जी सर, तब बात। हाँ, जैसे कहते हैं ना दूर के रिश्तेदार हमारे हैं, तो दूर के दोस्त नहीं। वेरी गुड, गुड। दोस्त इज दोस्त। दूर का दोस्त क्या होता है? कसक कुछ होता है दूर का दोस्त? Yes, sir. मतलब जो रियल फ्रेंड्स नहीं होते। अरे रियल क्या, फेक फ्रेंड्स भी होते हैं क्या? अरे मतलब कि जो थोड़े क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते, मतलब। हाँ, क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते हैं, और हाँ। जो कैजुअल फ्रेंड्स होते हैं ना। Yes. हाँ, तो दूर का शब्द इस्तेमाल करते हैं रिलेशन में। एनीवेज, तो ठीक है, तो बात करना। तुमको बोला था मैंने स्पेशली बात करने के लिए, मेरे लिए मतलब पॉइंट, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुमने ओके किया ही नहीं। सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपसे फिर। Right. यस सर। तुम्हारा होमवर्क यही रहेगा, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? They never हाँ, कि ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, They टर्मिनेट never एट, intersected. हाँ, originate from north pole, terminate at the south pole, they form a closed and continuous curve। याद है? Yes, sir. हाँ, वही never वो never intersect। solenoid जैसा जो बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी हैं जो इम्तिहान में, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, दैट, मैंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नॉर्थ पोल के जैसा काम करेगा, नेगेटिव चार्ज साउथ पोल के जैसा। तो वहां पे था दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, तो यहाँ लिखेंगे दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्यों ऐसा सर? वही क्या कारण है सर? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, तो ये डजंट सीम कि वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा। बोलो, ऐसा नहीं लग रहा कि ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना? बोलिए, Yes, sir. ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से देखो ये ओरिजिनेट हो रहा है? it is यस सर। originating from this point, तो they originate from positive charge। और नेगेटिव चार्ज पे आएंगे तो देखो, नेगेटिव चार्ज पे क्या ये टर्मिनेट होता होने दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है ना? सर ये तो अटैक कर रहा है। हाँ, नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट हो रहा है ना, देखो, टर्मिनेट का मतलब है रुक जाना, फुल स्टॉप। Yes, sir. तो originating from north positive charge and terminating at the negative charge। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे दैट दे originate from, they originate from positive charge and terminate at the नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी ये थी कि दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस कर्व, बट ये क्लोज कर्व नहीं फॉर्म करता, ठीक है? क्योंकि वहां पे आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, बट यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड की बात होती नहीं है। प्लस से हमेशा निकलेगा, माइनस पे हमेशा जाएगा, ठीक है? तो दे डू नॉट फॉर्म, they do not form a closed loop, they do not form a closed loop, ठीक है? they do not Yes, sir. they do not terminate in space, ये स्पेस में टर्मिनेट नहीं होता, कहीं पे जाके ये खत्म नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अबाउट वो इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है? पर भले ही और कम बातें, होती रहती है ना। हाँ, कम होती चली जाती है, बट इन्फिनिटी तक एक्सपेंड करके जाती है। The number of field lines, the number of field lines are subjective, but
डेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव। किसी चार्ज के अबाउट अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कितने फील्ड लाइंस दिखाओ, आप कितने में दिखा सकते हो, बट ध्यान रहे कि डेंसिटी शुड बी मेंटेन। हाँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज है ये प्लस क्यू, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिखाना है तो मैंने एक लाइन ये दिखा दिया, एक लाइन ये दिखा दिया, ठीक है। Yes. और हाँ, एक दूसरा चार्ज है मैंने क्यू, मैंने इसको दिखाया कुछ ऐसे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इसके अलावा ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, तो दोनों ही सही है, आप चाहो तो ये दिखाओ चाहो तो ये दिखाओ। लेकिन ध्यान रहे कि अगर मुझे Q का भी दिखाना हो और 2Q का भी दिखाना हो तो जितने लाइंस मैं Q में यूज करूंगा उतने उसके डबल में 2Q में यूज करूंगा। बात समझ गए मेरी? Yes, sir. हाँ, तो आप डेंसिटी यहाँ इज, पे 2Q लिख दो ना सेकंड नहीं वाले। बेटा 2Q क्यों, ये Q के लिए भी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। अगर सिर्फ Q का बनाना है तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो बेटा तो ग्राफ में सोच के बताना, ग्राफ में ये 0 है, 0 के बाद ये एक पहला बॉक्स खत्म हुआ तो आपने 1 मान लिया, दूसरा बॉक्स खत्म हुआ तो आपने यहाँ पे 2 मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया। कोई जरूरी है कि आप 1 2 3 मानो? मेरी मर्जी होगी, मैंने यहाँ पे 10 मान लिया, यहाँ 20 मान लिया, 30 मान लिया, कोई दिक्कत है क्या आपको? बोलिए। कोई नो दिक्कत सर, नहीं, नहीं सर। लिस्ट बस काउंट अलग अलग, इक्वल गैप होना चाहिए। बस बस वही कहानी यहाँ पे भी है, डेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, नंबर 5। सर लास्ट वाला दिखा दीजिए। हाँ देख लीजिए, हो गया? यस सर। ओके, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम ईयर टू, किसी चार्ज से जो फील्ड लाइंस होंगी इट विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब वही जो बता रहा था पीछे कि अगर मान लो मुझे एक प्लस क्यू की वजह से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना हो और मैंने यहाँ पे 1 और 2 फील्ड रिप्रेजेंट कर दिया तो सही है। अगर मैं 4 करता तब भी सही होता, 8 करता तब भी सही होता, लेकिन क्योंकि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मुझे बढ़ाने होंगे। तो मुझे 1Q की वजह से 2 फील्ड लाइन दिखाई, तो 2Q की वजह से मुझे 4 फील्ड लाइंस दिखाने होंगे। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ओके, मेरी बात समझ गए? या फिर मान लीजिए मैंने सेकंड सिचुएशन में यहाँ पे प्लस Q के लिए ही 4 फील्ड लाइंस दिखा दी, ठीक है, प्लस Q के लिए ही ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो अब मैं 2Q के लिए अगर रिप्रेजेंट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फिर मुझे 8 फील्ड लाइंस दिखाने होंगे, 2 3 4। समझ गए मेरी बात को? यस सर। यस सर। ओके, कसक बोलो तुमको समझ आया? ये मान लीजिए कसक ने ड्रॉ किया और ये मान लीजिए श्री ने ड्रॉ किया, दोनों का सही है, बोथ विल गेट इक्वल मार्क्स। आगे बढ़ूं? यस सर। ओके यस सर। ओके। 6, the field lines are symmetric about the line joining the charges, about the line joining the charge, line joining the charge, ठीक है। अगर मेरे पास ये एक चार्ज है, मान लेते हैं
प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, तो सिमेट्रिक होने चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने एक फील्ड यहाँ पे दिखाया है तो एक मुझे नीचे भी दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने एक यहाँ दिखाया है तो एक मुझे नीचे भी दिखाना पड़ेगा। सिमेट्रिक, जितने लाइंस ऊपर उतने ही लाइंस नीचे। अब देखिए जो मैंने पीछे फील्ड लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 लाइन ऊपर है तो 3 मैंने नीचे भी दिखाया है। ऐसा नहीं कर सकते कि 8 के 8 ऊपर ही हो गया। ठीक है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ठीक है। बात समझ गए बेटा? उतना ही नीचे। गुड। यस सर। तुम चाहो तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 6 के बाद फिर नंबर 7। अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक इसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे इसी बेस्ड पे कि मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और एक चार्ज है यहाँ पे Q। ठीक है, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ठीक है, आपने एक लाइन ये दिखाई और एक लाइन ये दिखाई, फिर आपने एक लाइन ये दिखाई और एक लाइन ये दिखाई। ठीक है, माई सवाल इज दैट, मेरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन जो होगा वो बड़ा चार्ज है, विच चार्ज इज ग्रेटर। सर वो वाला। आप क्या करो, आप डेंसिटी चेक करो। जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस होंगे वो चार्ज स्ट्रॉन्गर होगा, यानी कि बड़ा होगा। और जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेस डेंस होगा वो चार्ज वीक होगा। आपने मैग्नेटिक फील्ड में भी सब पढ़ा होगा कि जब फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं, पास पास होती हैं, तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। जैसे पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पोल के ऊपर काफी डेंस होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पोल के ऊपर मैक्सिमम होता है। पढ़ा था यस ना? सर। एग्जैक्टली तो डेंसिटी देखना होगा आपको। डेंसिटी कैसे देखेंगे? एंगल से। देखो अगर दो फील्ड लाइन के बीच में एंगल मान लेते हैं ये अल्फा है, और यहाँ पे दो फील्ड लाइन के बीच में एंगल कितना है? बीटा है मान लेते हैं। तो बताओ बच्चों, अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा? बीटा। बीटा बड़ा। नहीं, आपको बीटा बड़ा दिख रहा है? अल्फा अल्फा। बड़ा है ना शिरीन? अल्फा बड़ा है। यहाँ पे ये अल्फा जो एंगल है ये वाला, ये अल्फा, ये बड़ा दिख रहा है ना, ये तो छोटा दिख रहा है हमको। साथ साथ तुमको ये आर कितना बड़ा, ये आर कितना बड़ा? ये अल्फा है, ये बीटा है, कौन दिख रहा है बड़ा, अल्फा या बीटा? अल्फा। अल्फा। ओके, तो अल्फा एंगल बड़ा है, यानी कि अल्फा के जो फील्ड लाइंस हैं, Q1 के जो फील्ड लाइंस हैं वो थोड़े दूर दूर है ना, तभी तो अल्फा एंगल बड़ा है। और Q2 के फील्ड लाइंस पास पास है तो बीटा एंगल छोटा है। तो एंगल छोटा होने का मतलब ये है कि डेंसिटी ज्यादा है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एंगल अगर कम है, फील्ड लाइंस के बीच में एंगल अगर कम है तो चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा का मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगा। मतलब Q2 के पास ज्यादा है। हाँ, अब देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एंगल, आपने इस चार्ज की वजह से ये एंगल देखा, मान लीजिए ये अल्फा, और ये एंगल, बता बेटा कौन बड़ा है? सर बीटा। अल्फा मतलब बीटा बड़ा है और बीटा बड़ा है। तो डेंसिटी। देखो बीटा बड़ा है ना, तो जिसका एंगल बड़ा उसका चार्ज छोटा, क्यू। और यहाँ पे देखो एंगल छोटा तो चार्ज बड़ा है ना, 2Q डबल। समझ गए? तो एंगल छोटा तब होगा ना जब फील्ड लाइंस पास पास होंगे, और फील्ड लाइंस पास पास होने का मतलब है कि डेंसिटी ज्यादा, ज्यादा होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा। इंक्रीजेस। हाँ, तो अल्फा अगर ज्यादा है इसका मतलब है कि अल्फा ज्यादा, यानी कि Q1 जो है वो छोटा है Q2 से। Q1 जो है वो छोटा है Q2 से। बड़ा कौन हो गया? जिसका एंगल कम उसका चार्ज ज्यादा, चार्ज बड़ा। बात नहीं समझ में आई ना? आ गई सर। आ गई सर, आ गई। ओके गुड। The density of field lines
field lines gives magnitude of electric field. यानी कि डेंसिटी ज्यादा तो फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर और डेंसिटी कम तो फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस तरीके कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऐसा है, कुछ हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसा है, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है बेटा, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है और एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है। बोलिए किस केस में फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर होगा, ए में या बी में या सी में? क्या बी का फील्ड लाइन ए से बड़ा होगा या छोटा होगा? पहले बोलो, बी का फील्ड स्ट्रेंथ ए से बड़ा होगा छोटा होगा? इस बी पॉइंट के पास सिर्फ एक ही फील्ड लाइन है ना बेटा, लेकिन ए पॉइंट के पास देखो एक फील्ड लाइन ये भी है, एक फील्ड लाइन ये भी और एक फील्ड लाइन, तीन तीन फील्ड लाइन है, तो ये ए जो है वो स्ट्रांग हो गया ना। बी के पास सिर्फ एक ही बंदा अकेला है और ए के पास तीन बंदे हैं, तो ए मजबूत हो गया ना बेटा। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी and electric field at C will also be greater than electric field at B. तो जितना ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आई? प्रॉपर्टी नंबर 8, the field lines are always perpendicular to the surface of a charge. चार्ज सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ही होगी। जैसे मान लो चार्ज सरफेस आपका ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी यहाँ से होगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। बात समझ गए बेटा? यस सर। गुड। नेक्स्ट लिखो नंबर 9। वहां पे भी अपने मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ा होगा कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देना, फील्ड का डायरेक्शन निकल जाएगा। वही काम यहाँ पे भी करेंगे। द टेंजेंट ड्रॉन on a field line gives the direction of electric field at that point. ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए इस तरीके की है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मुझे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे मुझे बताना है क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो क्या करोगे, इन सारे पॉइंट्स पे आप टेंजेंट बना लीजिए। इस ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाइएगा, कुछ इस तरीके का आएगा। तो आपका इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया आपका ई ए। ठीक है, बी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो बी पॉइंट पे टेंजेंट बना लीजिए। ठीक है, तो ये बी पॉइंट का डायरेक्शन मालूम पड़ गया आपको। और अगर सी पॉइंट पे टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो सी पॉइंट पे टेंजेंट बना लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम पड़ गया आपको। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Two field lines can never intersect. ये याद था ना कसक को? यस। दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है ना। जैसे हमारी ये दो फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट किसी वजह से कर भी गई तो सिचुएशन क्या होगा? सिचुएशन ये होगा, मान लीजिए ये दो हो जाएंगे ऐसे करके। हाँ, दो डायरेक्शन हो जाएगा पॉसिबली। देखो, दिस इज द फर्स्ट फील्ड लाइन, दिस इज द सेकंड फील्ड लाइन। ठीक है, ओके। अब मुझे मान लीजिए फर्स्ट फील्ड लाइन की वजह से
इस गिवन ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, जो फर्स्ट फील्ड लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, E1 ये होगा। और अगर सेकंड फील्ड लाइन को यूज करेंगे तो उसी गिवन पॉइंट पे दूसरे फील्ड लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन जो कि पॉसिबल नहीं है, E1 and E2 cannot have two different directions at the same point। तो एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आप एक ही समय पे दो दिशा में चल सकते हो क्या, नो सर। नो, बस वैसे ही। आगे बढ़ते हैं, कितने पॉइंट्स हुए थे, 10 ना, 11। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always repelled by positive charge। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल ही होती है। क्यों होती है सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे जाती है, तो रिपेल ही तो होगी ना। अगर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ इस तरीके से आ रही थी, इस तरीके से ये रिपेल कर जाएगी, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रही थी तो ये रिपेल कर जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल होती है, अवे चली जाती है, राइट। और नेगेटिव चार्ज से हमेशा टुवर्ड्स जाती है। फील्ड लाइंस आर always attracted towards नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज से बनाऊं, यहाँ पे कोई माइनस चार्ज है, ठीक। तो अगर कोई फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही थी तो ये कुछ ऐसे अट्रैक्ट होती चली जाएगी और उसके तरफ चली जाएगी। ये कुछ इस तरीके से आ रही थी, जैसे निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। और पास से आ रही थी तो ये सीधा अट्रैक्ट हो जाएगी, और पास से आ रही थी तो ये सीधा अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज से अवे चली जाती है। इतनी बात समझ आई, बोलो। यस सर। आगे लिखो, पैरेलल, स्ट्रेट या यूनिफॉर्म, जो भी लिखना लिखो, पैरेलल लिखो, स्ट्रेट लिखो या यूनिफॉर्म लिखो, ठीक है, या इक्वी शेप लिखो। फील्ड लाइंस पैरेलल और स्ट्रेट या इक्वी शेप्ड field lines represent uniform electric field। ठीक है, अगर इस तरीके से पैरेलल फील्ड लाइंस हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है, कोई सी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और एट बी और एट सी इक्वल होगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर मान लीजिए फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होगी तो ये तो पैरेलल नहीं है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी तो यूनिफॉर्म, और नॉन पैरेलल होंगी तो नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ आई? यस सर। गुड। नंबर 13,
अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन यानी किसी कंडक्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट या जीरो। क्यों? क्योंकि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होती हैं लेकिन वो रैंडमली इधर उधर मूव करती हैं, तो उनका नेट स्पीड जो होता है वो जीरो हो जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उनका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाता है, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। लेकिन अगर कंडक्टर में जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी सेल लगाते हैं तो उनको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो नहीं होता, वहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसा नहीं है, सिर्फ कंडक्टर है, इसमें कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा? जीरो। ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 14, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किसी कंडक्टर से के सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, ये भी काम आएगा आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the surface of a conductor, ये आगे काम आएगा, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो अगर मेरे पास ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी होंगी ये सब के सब क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। ओके, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी किसी कंडक्टर से इस तरीके से हो सकती है? बोलो, मेकिंग एल थीटा नहीं हो सकती, नो, हमेशा परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आई? बोलो यस सर। ओके, गुड। तो इस तरीके से 14 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। क्या सारे प्रॉपर्टी आपने नोट कर लिया? यस सर। कोई दिक्कत, कोई सवाल? Yes, sir. शीरीन? नो सर। ओके, लिखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखो, डाइपोल का मतलब ही होता है टू पोल्स। जैसे आपका मैग्नेट भी तो डाइपोल ही है ना, उसमें दो ही पोल्स है ना, एक नॉर्थ एक साउथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है कि चार्जेस का डाइपोल है ना, चार्जेस का डाइपोल, एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा, ठीक है। इफ दे आर कंबाइंड तो क्या बोलेंगे इसको? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपने डंबल देखा है, जो जिम में डंबल उठाते हैं, डंबल? यस सर। एक ऐसा होता है ना डंबल, हाँ। तो ये क्या होता है? ये डाइपोल समझ लो, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। दोनों तरफ एक एक चार्ज, और डंबल बहुत छोटा होता है, जो हाथ से उठाते हैं ना बाइसेप्स के लिए, ठीक, डंबल बहुत छोटा होता है। हाँ। हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बहुत छोटा होता है, बहुत 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 छोटा, वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। इनके बीच में डिस्टेंस को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है और ये डिस्टेंस आपका एल है और ये डिस्टेंस भी आपका एल है, ठीक। तो पहले डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल का, टू इक्वल एंड ऑपोजिट, कंडीशन है इसके लिए दोनों चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए। अब बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल में नॉर्थ पोल स्ट्रांग होता है या साउथ पोल? कसक, सर एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल स्ट्रांग होता है या साउथ पोल?
नॉर्थ पोल मैग्नेट मतलब के दोनों वो होती है। दोनों पोल इक्वली स्ट्रांग होते हैं। अगर डंबल में एक तरफ हम भारी वजन लगा दें, एक तरफ हल्का, क्या तुम प्रॉपरली जिम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एक्सरसाइज प्रॉपरली आप नहीं कर पाओगे ना। डंबल में दोनों साइड पे वेट इक्वल होना चाहिए, है ना बेटा? यस सर। बस वैसे ही है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वली स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही डाइपोल में भी दोनों पोल इक्वली स्ट्रांग होते हैं, यानी कि दोनों पे चार्ज की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और ऑपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे के। अगर सेम चार्जेस होंगी तो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगी, तो फिर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है कि स्टेबल नहीं हो पाएगा ना। सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, two equal and opposite charges separated by a very small distance called as electric डाइपोल। अब डाइपोल कोई ऐसा फिजिकल टर्म नहीं है कि इसका कोई फॉर्मूला होगा, कोई मैग्नीट्यूड होगी, कोई डायरेक्शन होगा। तो इसलिए डाइपोल के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को फिर हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट ये कहता है कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है? जिस तरीके से मोमेंटम था ना, वैसे ही P से इसको डिनोट करता है, ठीक है? वो ये कहता है कि इफ यू मल्टीप्लाई चार्ज, अगर दोनों एंड पे 2q है तो 2q लेंगे, q है तो q लेंगे, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है बेटा? l, और l कितना हो गया? 2l। तो दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। बात मेरी समझ गए बेटा? ये आपका डाइपोल मोमेंट है। बोलो शिरीन। हाँ सर, आ गया समझ। तुम होमवर्क भी नहीं बनाती हो। और ये डिस्टेंस बिटवीन द, तुम्हारा होमवर्क क्या तुमको याद है? हाँ, क्या? तो उन दोनों से पूछना है। हाँ, अब बताओ डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? बोलो शिरीन। सर, सी कॉलम और वो मीटर। हाँ, सी क्यू इज कूलम और 2l यानी कि डिस्टेंस होता है तो मीटर, ठीक है? कूलम मीटर। तो ये तो स्टैंडर्ड यूनिट होगा, लेकिन मैंने बोला ना कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस मीटर में नहीं होता। स्मॉल डिस्टेंस या तो नैनोमीटर में होगा, पिकोमीटर में होगा, एंगस्ट्रॉन में होगा, माइक्रोमीटर में होगा, ऐसा ही होगा। तो जनरली जो 2l होता है ना, जनरली इन माइक्रोमीटर या नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉन में होता है जनरली। माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻6 मीटर, 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर, एंड 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ठीक है? तो जनरली डाइपोल मोमेंट का जो सेपरेशन है, जो 2l है, वो बहुत 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 छोटा होता है। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो हमने q इंटू 2l से कैलकुलेट कर लिया। डायरेक्शन क्या होगी सर? तो इसका डायरेक्शन होगा ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका, हाँ, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
यानी कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जैसे मान लो बहुत सिंपल सवाल एक पूछ लेता हूं मैं आपसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज रखा है, चार्ज ये माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे रखा है एक प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे भी रखा है एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी कोऑर्डिनेट है 0 और ए मान लीजिए, और इस प्लस क्यू का कोऑर्डिनेट है ए और 0। तो कोऑर्डिनेट से आप डिस्टेंस समझ ही गए होंगे। अगर ये माइनस क्यू, अच्छा मैं पॉइंट्स मान लेता हूँ ताकि तुमको क्लैरिटी मिले। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है, और ये पॉइंट आपका ओ है, और ये पॉइंट आपका बी है। तो जो ए पॉइंट पे चार्ज रखा है उसका कोऑर्डिनेट 0 और ए है, तो डेफिनेटली ए पॉइंट जो ओ पॉइंट से कितना दूर है, वो ए दूरी पे है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए और 0 है, यानी कि उसकी भी दूरी ए ही होगी, है ना बेटा। ठीक है, वेरी गुड। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स 0 होता है, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट 0 और वाई होता है ना। चलो वेरी गुड। तो मेरा सवाल ये है कि फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट। पहले आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालिए। अब यहाँ पे आपको दो डाइपोल दिखता होगा, एक ए और ओ के बीच में, एक ओ और बी के बीच में, है ना। दोनों डाइपोल मोमेंट हम निकालेंगे और उसके बाद उसका नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। देखो पहले बात करते हैं P1 की, ठीक है। तो ये OA की बात करते हैं। एक काम करो, यहाँ पे POA लिख दो, POA, ठीक है। क्या होगा बेटा, Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L कितना है, 2L मतलब कि डिस्टेंस, ये A ही तो है, तो ये होगा Q इंटू A, ठीक। और डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ये ऊपर, ये होगा PO, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, गुड। अब निकालते हैं POB, क्या होगा, ये भी Q इंटू 2L, और ये भी तो डिस्टेंस कितना है, ये A ही तो है, तो Q इंटू A, ये होगा QA POB, ठीक है। ओके, डायरेक्शन क्या होगा बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि एक डाइपोल मोमेंट आपको ये मिला और एक ये मिला, POA और POB। नेट डाइपोल मोमेंट किधर होगा, वेक्टर भूल गए, यस सर। निकालो, चलो पी नेट निकालो। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। अंडर रूट ये POA का स्क्वायर प्लस POB का स्क्वायर, POA और POB और इनटू कॉस थीटा कितना है बोलो, POA और 90, तो cos 90 की वैल्यू 0। यस, तो ये पूरा खत्म हो गया, हो गया। ये खत्म और हो गया। QA तो POA कितना है बेटा, QA का स्क्वायर और प्लस ये भी है QA का स्क्वायर, यानी कि ये होगा 2QA का स्क्वायर, और ये QA का स्क्वायर बाहर आके QA बन जाएगा और 2 अंदर ही रहेगा, तो ये होगा QA, ये हो गया आपका P नेट। और डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन विल बी 45 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो जब भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं, दोनों का रिजल्टेंट इक्वल एंगल पे होता है दोनों वेक्टर से, तो एग्जैक्टली इन द मिडिल, तो 45 डिग्री। बोलो बात समझ आई? यस सर, आ गया। नहीं आई समझ में? वेरी गुड, आ गया ना। अब यहाँ के बाद जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मैंने करवाया, वो तो बोर्ड में आई है सवाल, वो तो सवाल आता ही है, वो 2 नंबर का सवाल समझ लो कि पिछले 10 साल में 4-5 बार पूछा गया है,
ठीक है। अब जो हम लोग कराने जा रहे हैं वो समझिए कि हर साल पूछा जाता है, हर साल बोर्ड में 3 नंबर में पूछा ही जाता है किसी न किसी तरीके में। तो पिछले 10 साल के सवाल अगर तुम उलट के देखोगे तो कम से कम जो है वो दोनों में से 2 टॉपिक है आगे, दोनों में से कोई एक हर बार पूछा गया, हर बार डेफिनेटली 100% पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो वो टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं, एक तो मैंने पिछला जो कराया वो इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to on the axis of a charged ring, electric field on the axis of a charged ring, जो पिछले क्लास में कराया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, सर्कुलर चार्ज रिंग वाला। ठीक है, ये ऐसा वाला ये था कुछ यहाँ पे। हाँ, वो कोन बन गई थी। हाँ, कुछ इस तरीके से बन गया था, याद है? yes, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो हम कराने जा रहे हैं ये तो 100% हर बार बोर्ड में सवाल आया है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन मेरे पास है, अगर मैं चेक करूंगा तो हर बार आया ही होगा पक्का, जहां तक मुझे याद है हर साल आता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, या टू अ डाइपोल लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, 1 बार टिक, 2 बार टिक, 3 बार टिक, 4 बार टिक, हर बार बहुत सारे टिक कर दिए। क्यों? ताकि बहुत इंपॉर्टेंट फील हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, इसमें 2 तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, पहला ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल और दूसरा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। तो पहले हम बात करते हैं एक्सिस की। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और इस एक्सिस ऑफ डाइपोल को इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। एक्सिस को इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। मेरे पास एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ठीक है, और ये प्लस क्यू, और ये सेपरेशन कितना, ये एल और ये एल। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल का मतलब ये बेटा कि दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, एक मिनट इक्वेटोरियल में लिख लीजिए एक्सियल पॉइंट, इसको एक्सिस या फिर आपके क्वेश्चन में यूज होगा एक्सियल पॉइंट। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस, राइट। अच्छा, मान लेते लेटर सपोज मेरे पास कोई ये पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड which is x distance away from plus q, okay, which is x distance away from the center, लिखो from the center, x distance away from the center। तो जो P पॉइंट हमने कंसीडर किया है वो x डिस्टेंस अवे है, कहां से? सेंटर से। अब देखो बेटा, मैंने पढ़ाया आपको कि जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है उस पॉइंट पे क्या करोगे? टेस्ट चार्ज रखोगे। yes, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी होगी उस पॉइंट पे क्या करोगे? टेस्ट चार्ज रखोगे। ठीक है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद है शरीन? yes, यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा, तो मान लेते हैं ये चार्ज नंबर 1 है और ये चार्ज नंबर 2 है। तो चार्ज नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अट्रैक्टिव ही होगी, लेकिन बहुत थोड़ी सी दूर है ना वो। हाँ दूर है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अट्रैक्टिव ही होगी ना। yes, और चार्ज नंबर 2 की वजह से रिपल्सिव। रिपल्सिव, क्यों? क्योंकि चार्ज नंबर 2 आपका जो है वो पॉजिटिव है, तो E2। ठीक, अब मुझे P
पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, पी पॉइंट, अच्छा बताओ E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा? दोनों चार्ज तो इक्वल है, दोनों चार्ज तो इक्वल है, लेकिन जो चार्ज 1 है वो काफी दूर है, चार्ज 2 बहुत करीब है, तो चार्ज 2 का जो स्ट्रेंथ होगा, चार्ज 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू चार्ज 1, है ना? यस सर। डेफिनेटली बड़ा कौन होगा? E2 E2 बड़ा होगा, है ना? तो जब Yes. यहाँ पे E नेट निकालिएगा एट पॉइंट P, तो दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम बोलोगे सर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने डायरेक्टली कैसे कर दिया? बिल्कुल सही बात है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैंने पढ़ाया आपको कि जब कभी भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो इन दैट केस दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकाल दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है? एंटी पैरेलल होंगे तो जोड़ देंगे और एंटी पैरेलल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो E2 माइनस E1, E2 का फॉर्मूला बोलो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चार्ज नंबर 2 की वजह से होगा K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? बोलो चार्ज नंबर 2 से डिस्टेंस कितना है? बोल बेटा। क्या? चार्ज नंबर 2 से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? X नहीं है ना, सेंटर से X है, सेंटर से X है, तो क्या ये X माइनस L। वेरी गुड, अरे वाह, मजा आ गया। और चार्ज नंबर 1 की वजह से X प्लस L। क्या बात है शिरीन, तुम तो साइंटिस्ट हो रियलिटी में। कभी कभी तुमको फील नहीं होता कि हम साइंटिस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर हाँ सर आपके साथ पढ़ते पढ़ते होता है। मेरे पढ़ते पढ़ते अगर ये फील्ड डेवलप होगी साइंटिस्ट बन जाओगी, ठीक है? साइंटिस्ट बनने का ख्वाब है नहीं है? कसक का तो है बचपने से ना, वो मुझे बता रहे थे एक दिन मेरे को साइंटिस्ट ही बनना है, कुछ और बनना है नहीं, तो वो तो बनी जाएगी। डॉक्टर बनना है? है, मेरे को तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर भी साइंटिस्ट हो सकता है ना? हाँ हाँ, यू कैन बी अ साइंटिस्ट बीइंग अ डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिसर्च करते हैं फर्दर, और भी आपने MBBS कर लिया, उसके बाद MD भी कर लिया, फिर उसके बाद डॉक्टरेट करोगे, फिर पोस्ट डॉक्टरेट करोगे, तो बेसिकली वो रिसर्च में चले गए तो फर्दर साइंटिस्ट ही बन जाते हैं, है ना? तो यू कैन बी अ साइंटिस्ट बीइंग अ डॉक्टर, यू कैन बी अ साइंटिस्ट बीइंग एन इंजीनियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो E2 का डिस्टेंस कितना है बेटा? X माइनस L, तो KQ अपॉन X माइनस L का स्क्वायर, और माइनस ये होगा KQ अपॉन X प्लस L का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद KQ कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से अगर आप KQ कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा? 1 अपॉन X माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन X प्लस L का स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? X माइनस L का स्क्वायर और X प्लस L का स्क्वायर, ठीक है? X माइनस L और X माइनस L कट जाएगा तो बचेगा X प्लस L का स्क्वायर ऊपर में, और यहाँ पे X माइनस L का स्क्वायर, ठीक? बहुत इजी है डेरिवेशन, 3 नंबर का आता है, सोच लो। X प्लस L का होल स्क्वायर क्या होगा? X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2 इंटू L इंटू X माइनस X स्क्वायर प्लस माइनस X स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर माइनस 2X इंटू L, X माइनस L का होल स्क्वायर और X प्लस L का होल स्क्वायर। तो आगे क्या होगा? KQ X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2 इंटू L इंटू X माइनस X स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2XL अपॉन X माइनस L का होल स्क्वायर X प्लस L का होल स्क्वायर। क्या क्या कटने वाला है? X स्क्वायर और L स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4XL 4XL।
यस अच्छा एक चीज और देखो, ये समथिंग x माइनस एल और ये x प्लस एल, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना। सर। अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से a माइनस बी रहे और a प्लस बी भी रहे, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर रहे तब तो ए तो फोर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर is 2, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, x माइनस एल एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आगे बढ़िए। तो अब यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू 2lx अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर। ओके देख बेटा ध्यान से, ये q इंटू 2l ये क्या होगा? बोलो q इंटू 2l क्या था? डाइपोल। हाँ डाइपोल मोमेंट, पी डाइपोल मोमेंट p। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ई नेट इज इक्वल टू के पी एक्स, के पी एक्स। अच्छा एक मिनट, कुछ और भी है क्या? 2lx और 2lx, ये 4lx है ना। यस सर। इसको मैं 4 लिखूंगा ना, यहाँ पे 2 लगा दूंगा, ठीक है। 2 लगा दिया या फिर एक स्टेप और तुम बढ़ा दो, एक स्टेप तुम और बढ़ा दो, तुमको कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ये 4lx कर दो, अब यहाँ पे 2 कर दो बाहर, और इसके बाद फिर इसको ऐसा कर दो, 2 कर दो बाहर, यहाँ पे 2 कर दो बाहर, और k इंटू क्यू इंटू 2l, ठीक है, और इंटू एक्स। अब ये क्यूब इंटू 2l, अब यहाँ पे p डाल देना, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर, अब ये बन जाएगा 2kpx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। कितनी बात समझ में आई बोलो? यस सर। ओके। अब मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी कि जो डाइपोल मोमेंट का सेपरेशन होता है, डाइपोल का जो सेपरेशन वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल, ठीक है। तो हमें पता है कि L इज वेरी वेरी स्मॉल, L इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब ये कि X इज मच 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 ग्रेटर देन L। यस सर। तो अगर L बहुत छोटा है तो L का स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, नियरली टेंड्स टू 0, है ना। तो इफ L इज वेरी वेरी स्मॉल तो L स्क्वायर इज नियरली टेंड्स टू। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या हो जाएगा बेटा? को नेगलेक्ट कर देंगे। हाँ, ई नेट इज इक्वल टू 2kpx अपॉन ये एक्स स्क्वायर और माइनस ये एल स्क्वायर को 0 कर दो, का पावर 2, यानी कि 2kpx अपॉन एक्स की पावर 4, ये कटेगा तो ये 3 बच जाएगा, तो 2kpx अपॉन, सॉरी एक्स हटा दो, एक्स तो कट गया सर। 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल पॉइंट। यस बात समझे नहीं समझे? यस सर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो E एट द एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब, वेक्टर फॉर्म में 2kp अपॉन एक्स क्यूब। बोलो बात समझ में आई? नोट कर लिया आपने पूरा? यस हाँ सर। वेरी गुड। आगे बढ़े यहाँ से।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, पहले एक्सिस पे यानी कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। आगे बढ़े। यस सर। नंबर 2, on the perpendicular bisector, perpendicular bisector of dipole, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। आपका एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि सेंटर से, जो डाइपोल का सेंटर है, उस सेंटर वाले लाइन पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलेगा तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन। बात समझे? मान लेते हैं फॉर एग्जांपल उसने बोला कि यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो इस पॉइंट के ऊपर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में किसी भी पॉइंट पे निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सब पे फॉर्मूला सेम ही रहेगा, वैल्यू अलग अलग आएगा क्योंकि सबका डिस्टेंस अलग अलग होगा। मेरी बात समझ गए? बोलिए, बोलो बच्चों। हाँ सर। तो बोला करो। ओके, मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है, कहाँ से? सेंटर से। इस पॉइंट का जो ये P पॉइंट मान लो, इस पॉइंट का जो सेंटर है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से मान लेते हैं वो x है। ठीक, और ये डिस्टेंस आपका r है, ये भी डिस्टेंस आपका r है, इक्वल डिस्टेंस ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? मान लेते हैं ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2। पॉजिटिव। हाँ, जिस भी पॉइंट पे निकालना होता क्या करते हैं वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, तो चार्ज नंबर 1 की वजह से अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन। आपका जो E1 होगा बच्चे वो इधर की तरफ होगा, और E2 जो होगा वो रिपल्सिव होगा। E2 किधर होगा? रिपल्सिव होगा, है ना? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा आपका? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा वो उधर। इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था? तुम्हारा E2 बड़ा है ना E1 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा है, जो वेक्टर बड़ा है, उसी के डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिशा में है, पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है। तो ओके, वेक्टर लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर रूल लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका ये एंगल थीटा है, तो इधर आपका हो जाएगा E1 cos थीटा, है ना? और इसी तरीके से इधर आपका हो जाएगा E1 साइन थीटा। sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमें लगाना पड़ेगा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको हम पिक्चर को भी फिलहाल गंदा नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो E1 E2 कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जब E1 निकालिएगा तो E1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? KQ/R²। होगा कि नहीं होगा? और E2 के लिए भी तो यही फॉर्मूला होगा ना, E2 विल बी इक्वल टू KQ/R²। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये तो 90 डिग्री होगा, और आपका ये अगर L है और ये X है, तो यहाँ पे R² इज इक्वल टू क्या? L² प्लस X² होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा सर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाइपोटेनस। हाँ, हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो आपका एक ये इधर था E1, और ये था आपका
थोड़ा सा और इसको झुका दो, ये इधर E2, ठीक। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा आपका, E नेट इधर होगा, कोई 90 दिक्कत तो नहीं होगा है। ना सर ये? हाँ, अब ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, क्योंकि E1 E2 इक्वल होंगे तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो ये थीटा और ये भी थीटा, ठीक है, इक्वल है। E1 और E2 इक्वल है ना, देखो KQ/R², KQ/R² इक्वल ही तो है। तो जब इक्वल है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल एंगल पे होगा, ठीक। तो आपका यहाँ पे होगा E1 cos थीटा और इधर ही होगा आपका E2 cos थीटा, ठीक। और नीचे की तरफ क्या होगा आपका, यहाँ पे Sin theta. E1 sin थीटा, वहां पे करते पूरा पिक्चर गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने वहां नहीं किया। E2 और ये हो sin. जाएगा आपका E2 sin थीटा। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बोलिए? Yes sir. कोई दिक्कत तो नहीं है। Net को cancel. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या हमको E1 cos थीटा E2 cos थीटा को ऐड करना पड़ेगा, बोलिए? Yes sir. एग्जैक्टली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ही तो है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू E1 cos थीटा और प्लस E2 Cos. cos थीटा। अच्छा, एक चीज और देखो बेटा, इस ट्रायंगल में अगर आपका ये एंगल थीटा था तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? कसक बोलो, और किस Yes, प्रॉपर्टीज sir. होगा ये भी बोलो। Alternate. नहीं. एग्जैक्टली, हाँ alternate. हाँ ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब इस ट्रायंगल में आप cos थीटा निकालिएगा तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है L और हाइपोटेनियस क्या है R, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है L अपॉन R. ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R² इंटू L अपॉन R, On R. और E2 भी तो उतना ही है, KQ अपॉन R² और मल्टीप्लाइड बाई L अपॉन R, cos थीटा के लिए L अपॉन R, तो दोनों तो सेम है, तो कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों सेम है। अच्छा, R², हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2KQ L अपॉन R² और इंटू R, ठीक है। वही R क्यूब. हाँ, मतलब R³ नहीं रख रहे हैं, R² इंटू R इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ तुमको समझ में आना चाहिए। देखो, R² की जगह पे L² प्लस X² कर लेंगे, और अगर मैं यहाँ से R निकालूंगा R, तो ये इक्वल टू क्या होगा, √L² प्लस X² होगा, बोलो? Yes sir. कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 इंटू, अच्छा देखो 2 इंटू की जगह पे एक काम करो, K इंटू Q इंटू 2L, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बोलो? P. हाँ, और R² की जगह पे क्या होगा बेटा, X² प्लस L², L स्क्वायर का अंडर रूट. अच्छा हाँ अभी तो और R की जगह पे X² प्लस L² का अंडर रूट. समझ आ गया मैंने क्यों किया? Yes sir. ओके, तो ये होगा K इंटू P और डिवाइडेड बाई X² प्लस R² X² प्लस L² की पावर 1 और मल्टीप्लाइड बाई X² प्लस L² की पावर 1/2, तो 1 और 1/2 मिलके 3/2 हो जाएगा। 3/2. हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हमने E नेट इज इक्वल टू K इंटू P अपॉन X² प्लस L² की पावर 3/2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगेन हमको ये बात पता होती है, ऑलरेडी पता होती है दैट X इज मच 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 ग्रेटर देन L, क्योंकि L वहाँ जीरो हो छोटा है, जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा. L² इज नियरली इक्वल टू 0। तो यहाँ पे E नेट किस पॉइंट पे था, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे था ना? यस सर. या इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू KP अपॉन X² और प्लस 0 हो जाएगा पावर 3/2, यानी कि KP अपॉन X की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि KP अपॉन X³, ठीक है। तो E परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा KP अपॉन X। बोले ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. कोई दिक्कत? अब मैं वेक्टर फॉर्म में पूछता हूं अगर, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, KP अपॉन X³। इसमें एक ट्विस्ट और है, देखो यहाँ पे
डायरेक्शन क्या होगा, आपका जो डाइपोल 45 मोमेंट है, एंगल। आपका जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन इधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, हमेशा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया उसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के देखो ऑपोजिट है, नहीं है, यस है ना? 45 डिग्री पे। हाँ, अरे वो मतलब कि डाइपोल मोमेंट के तो ऑपोजिट है ना। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। तो जब मैं वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो ई परपेंडिकुलर यानी कि ई नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के पी लगा दूंगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने माइनस लगा दिया। वहां पे क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछले केस में क्या था, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम था, डाइपोल मोमेंट भी तुम्हारे इधर ही था, ये पी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, तो इसलिए तो हमने के पॉजिटिव पी, रहा। हाँ इसलिए हमने यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक्सियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2 into kp, वहां पे माइनस नहीं लगाया, बट यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत पड़ी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। बात समझ गए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। तो ये हो गया। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट एनी गिवन पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है, टॉर्क पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क का डिस्कशन करते होंगे। अच्छा, एक सवाल पर लिख लो, एक क्वेश्चन कराता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लो एक सवाल ये है कि, अच्छा एक चीज और दिखा दूं कि इसमें वैसे एग्जाम में आता नहीं है कि मान लेते हैं ये डाइपोल मोमेंट आपका, ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ना ही इस लाइन पे कोई पॉइंट है, ना ही इस लाइन पे कोई पॉइंट है, कहीं यहाँ पे कोई पॉइंट है, कहीं यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, किसी अदर डिफरेंट जगह पे पॉइंट है। तो वैसे सूरत में हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो आपके वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि अगर इन केस ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। इसको पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। फॉर पोलर कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं आर थीटा, मतलब कि डिस्टेंस आर एंड एंगल थीटा, ठीक है। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये सेंटर से ऐसा कुछ, ये डिस्टेंस x, सेंटर से डिस्टेंस x, और ये थीटा, ये पी पॉइंट पे निकालना था हमको, ठीक है। ना ही ये परपेंडिकुलर एक्सिस पर है, ना ही वो एक्सियल पॉइंट पे है, ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो ऐसे सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा जो निकल के आता है वो आता है ई नेट इज इक्वल टू kp अपॉन एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आता है, kp अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन दे दूं कि मान लीजिए यहाँ पे x ले लो, तो लिया ना, x ले लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट है जो कि 5 सेंटीमीटर है सेंटर से और वो 30 डिग्री पर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे एक सवाल देता हूँ तुमको आगे, वो तुमको करना है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका डाइपोल है माइनस क्यू अपॉन ये प्लस क्यू, ठीक है, ये आपका 37 डिग्री पे, ठीक है, 3 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो √3 30 डिग्री है, ठीक है, और ये है 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट P। फाइंड E net at P, find E net at P. Come on, just find out. के की वैल्यू क्या होती है? ये तो 9 into 10 to the power 9 होता है ना, के की वैल्यू तो पता ही होती है ना आपको। यस सर। E net is equal to kp upon x cube into 1 plus 3 cos square। सर नेगेटिव में आएगी ना इसकी वैल्यू? नेगेटिव में आएगी, क्यों आएगी नेगेटिव में? x की वैल्यू क्या है, 5 है ना। यस सर, 5 का तो 5 into 10 to the power -2 है ना।
Yes, sir. है ना। और डाइपोल मोमेंट तुमको दे देता हूँ, डाइपोल मोमेंट P बराबर 10⁻⁻6 कूलम मीटर। ठीक है, तो 9 × 10⁻⁹ (101+3 cos स्क्वायर थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 9 × 10⁻⁹ अपॉन 125 गुना 10⁻⁻6, तो ये कट गया। 1+3 × cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3/2 कितनी होती है cos 30 की वैल्यू? √3/2। √3/2। तो 3/4। ठीक है, तो आप इसको अगर आगे सॉल्व क्या करोगे, आगे सॉल्व तो कर ही लोगे ना आप इजीली। Yes, sir. 9 × 100 या 1000 × 10⁻⁶ कर लो अपॉन 125, और वो क्या होगा 1+3 3/2 3/4। नहीं, एक मिनट, 3 का √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 3 9 9/4 है ना, Yes, इतना sir. ही होगा ना। 125 से इसको आप कैंसिल करोगे तो ये होगा, लेट मी डिवाइडेड 1000 डिवाइडेड बाय 125 8। ठीक है, ये होगा 8, तो 8 9 जा 72 × 10⁻⁶, और 9013 √13/2। ठीक है, न्यूटन पर कूलम ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। 72 × 10⁻⁶ √13/2। √13/2 क्यों किया हमने, क्योंकि जब एक्चुअली √30/4 होगा, लेकिन 4 रूट के बाहर आके 2 बन जाएगा, इसलिए √13/2 लिखा। समझ में आया ना कसक एंड शीरीन? यस सर। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क पढ़ते होंगे। ठीक है, आज की क्लास इतना सफिशिएंट है। चलो, Okay, sir. ओके। Thank you, sir. बाय सर।